हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं राहुल सिंघई आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डेवलपमेंट। आज हम इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे छोटा पोर्शन है लेकिन इक्वल वेटेज है। 20 मार्क्स का इकोनॉमिक्स अपन को आना है, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि ये इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें हमसे एक भी गलती ना हो और 20 आउट ऑफ 20 हम इकोनॉमिक्स में स्कोर करें। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो इसका पहला चैप्टर है दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। करीब 15 क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे और पूरे चांसेस हैं कि इस चैप्टर में से जो भी आपको थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लगभग इन्हीं 15 क्वेश्चंस में से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें एक टेबल लिखती है अपने चैप्टर में जिसमें कुछ लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स दिए हुए हैं। तो उसी पर हमने पहला क्वेश्चन अपना फ्रेम किया है, व्हाट वुड बी द डेवलपमेंटल गोल और एस्पिरेशंस ऑफ द लैंडलेस रूरल लेबर। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि इसका ही पूछे। हो सकता है कि आपको लैंडलेस रूरल लेबर की जगह प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब पूछ लें या गर्ल फ्रॉम अर्बन फैमिली पूछ लें, है ना। तो ये एक टाइप है। तो वो टेबल में जितने भी आपको दिए हुए हैं वो सारे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो लिखना कैसे इस आंसर को आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा। सेक्शन वाइज आंसर लिखना है। इकोनॉमिक्स के सारे आंसर आप एक साथ इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में ही लिखेंगे। किसी और सेक्शन पर यदि आप आंसर लिख देते हैं तो उसको क्रॉस कर दिया जाएगा, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे, डेवलपमेंटल गोल और एस्पिरेशंस ऑफ द लैंडलेस रूरल लेबर वुड बी। इस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, फिर उसके गोल्स लिखेंगे जो आप सोच सकते हैं, है ना। तो मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। ये सारे उसके गोल्स हैं। ये हम कैसे सोचते हैं, हमें एक लैंडलेस लेबर की तरह सोचना होगा कि इसके जीवन में क्या समस्याएं, तब हम ये गोल्स सोच पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। प्रूव बाय गिविंग एग्जांपल्स दैट डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस आर समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग विथ ईच अदर। बहुत अच्छे दो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन्हीं दो एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को प्रूव करेंगे। ठीक है, एक आपको भाई बहन का एग्जांपल दिया हुआ है और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का एग्जांपल दिया है। तो किस तरीके से हम आंसर लिखेंगे, फिर से हम देखिए स्टार्टिंग कर रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। पहला एग्जाम्पल, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एज एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। अब यहां तक फ्रीडम अपॉर्चुनिटी तक तो ठीक था, लेकिन जैसे हाउस होल्ड वर्क शेयर करने की बात करी तो भाई के लिए ये हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो, वो हो सकता है इस चीज को पसंद ना करे, तो ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, तो यहां कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, है ना। सिमिलरली एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा डैम्स बने, लेकिन इसके कारण क्या हो सकता है, जब डैम्स बनेंगे तो आसपास का एरिया सबमर्ज होगा और वहां रहने वाले लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, स्पेशली जो ट्राइबल्स होते हैं उनको, है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स के एग्जाम्पल देके हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why do different persons have different notions of development? हमने अभी ये देखा कि अलग अलग लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है ऐसा क्यों, अलग अलग ही क्यों होते हैं, सिमिलर क्यों नहीं होते। कुछ गोल्स होते हैं सिमिलर जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंट होने का कारण क्या है, क्योंकि उन सभी के लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो अलग अलग हैं, है ना। सो डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स, मतलब ये इसमें आपको मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स की बात कर रहे हैं, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स दैट वी कंसीडर व्हेन वी लुक और एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स, है ना। तो इसमें हम किस तरीके से आंसर लिखेंगे, यहां पर हम फोकस करते हैं। ये हो सकता है आपको 2 मार्क में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। तो हमने इसको इस तरीके से फ्रेम किया है कि ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी आए तो अपन आंसर लिख सकें। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 2 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स आर
मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है ना। अब डेफिनेटली हमारी लाइफ इन चीजों पर डिपेंड करती है, बट क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स, इस पे भी फोकस करना है। तो दूसरे पॉइंट में हमने ये नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. वो नहीं चाहते हैं कि उनके साथ discrimination हो. So these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goals जो होते हैं, they are not all that you need to live. Non-materialistic goals की भी हमको जरूरत होती है, ठीक है। तो 3 मार्क्स में कैसे आंसर लिखेंगे, हमने उस तरीके से इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? यदि करते हैं तो अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए, नहीं करते हैं तो अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए, है ना। तो जनरली हम जानते हैं एक पर्सन जो है वो डेवलपमेंटल गोल्स के लिए एक तो होता नहीं है, मल्टीपल होते हैं। वही चीज हमको लिखनी है, या तो बुक का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या आपको कोई एग्जाम्पल अपना याद आ रहा है जिसमें आप एक पर्सन के मल्टीपल गोल्स बता सकते हैं, तो वो आप यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे आंसर फ्रेम करना है? यस आई एग्री, आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं, यस आई एग्री फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यस आई एग्री, देन वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स यहां देखते हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ है जॉब का, कि आपको एक जॉब ऑफर मिल रहा है फार ऑफ प्लेस, यानी कि कोई दूर की जगह पर। अब उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले हम कई चीजों पर फोकस करते हैं। क्या? तो हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? बहुत सारे फैक्टर्स क्या हैं इनकम के अलावा, जैसे कि फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, या अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, है ना। यदि ये सब चीजें हैं और दूर जॉब मिल रही है तो जाएंगे, ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं तो हम क्यों जाएंगे किसी दूर के एरिया में, है ना। दूसरी जॉब्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक जॉब जो आपको बहुत कम पेमेंट दे रही है लेकिन रेगुलर जॉब है, ठीक है, तो आपका सेंस ऑफ सिक्योरिटी एनहांस होगा, तो आप कम पेमेंट पर भी ये जॉब ज्वाइन करेंगे। और कहीं दूसरी जॉब है जहां हाई पेमेंट मिल रही है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जैसी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो हमारा सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम नहीं होगा, तो हम वो जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे, भले ही हमें ज्यादा पेमेंट क्यों ना मिल रहा हो। 2 एग्जाम्पल ये। तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं विमेन का, कि हम ये जानते हैं जो वर्किंग विमेन होती हैं उनकी रिस्पेक्ट हाउस होल्ड में बहुत होती है, सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट बहुत होती है, डिग्निटी होती है उनकी, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा भी केस होता है, जहां पर विमेन को रिस्पेक्ट मिलती है वहां हाउस होल्ड वर्क में भी शेयर करते हैं लोग, साथ में काम करवाते हैं, है ना। मतलब यदि हम चाहते हैं कि ये जो विमेन हैं ये वर्किंग एनवायरनमेंट इनको सेफ और सिक्योर मिलेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा बाहर काम करेंगी, तो इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, तभी जाके वो काम करेंगी। तो यहां भी देखो एक सिंगल गोल नहीं है, मल्टीपल गोल है। ये चाहते हैं हाउस होल्ड वर्क में भी शेयर मिले, ठीक है, सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले ताकि ये बाहर जाकर भी काम कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करेंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। अब हम कौन से एस्पेक्ट के बेसिस पर कंपेयर करते हैं, सिमिलैरिटीज के बेसिस पर कि डिफरेंसेस के बेसिस पर? इसमें हम सिमिलैरिटी के बेसिस पर डिफरेंसेस देखते हैं। सिमिलैरिटी मतलब हाइट सिमिलैरिटी होगी सभी में, अब उसमें डिफरेंस क्या है, किसी की हाइट ज्यादा है किसी की कम है, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपको कि किस आधार पर हम लोगों को कंपेयर करते हैं या कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। पर्पस ध्यान रखना, मेन आंसर क्या है हमारा, जो क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं कंपैरिजन के, लेकिन हम क्राइटेरिया किस चीज के बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे, हमारा पर्पस ऑफ कंपैरिजन क्या है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं कि एक क्लास का एग्जांपल लिया हमने, है ना। देखिए हम कैसे समझ रहे हैं, एक क्लास का एग्जांपल लेकर, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास के वो अपनी हाइट, हेल्थ, टैलेंट और इंटरेस्ट में वेरी कर सकते हैं। कैसे वेरी कर सकते हैं? जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है हो सकता है वो स्टूडियस ना हो, जो इंटेलिजेंट है यानी स्टूडियस है वो हो सकता है फ्रेंडली ना हो। तो हमारा पर्पस क्या है उसके बेस पर हम क्राइटेरिया चूज करते हैं। तो कैसे हमने आंसर लिखा, पहले हमने बताया कि किन चीजों के बेसिस पर बच्चे डिफर करते हैं,
फिर हमने बताया कि क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे पर्पस के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल हमको स्पोर्ट्स टीम बनानी है, पर्पस मिल गया तो उसके क्राइटेरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमको डिबेट के लिए टीम बनानी है, पर्पस मिल गया तो उसके बेसिस पर हम अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से हमको आंसर फ्रेम करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो अपन यहां लिख रहे समझ रहे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एज इट इज आप इनके आंसर बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्रेटर इनकम टू बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल गोल फॉर डेवलपमेंट? ये 3 क्वेश्चंस एक साथ मर्ज हुए। ये हो सकता है अलग अलग भी आपको पूछ लिए जाए, है ना? तो ये सबसे ज्यादा पूछे हुए क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये है कि नेशनल इनकम को या जो टोटल इनकम होती है कंट्री की, उसको सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्यों माना गया है डेवलपमेंट के लिए। फिर ये टोटल इनकम होती क्या है, ठीक है, व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, ठीक। देन व्हाई इट कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर कंट्रीज। हम डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो उसको मानते हैं, लेकिन उसके बेसिस पर कंट्रीज को कंपेयर नहीं करते, ऐसा क्यों? अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, जरा इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे शुरुआत करी। ग्रेटर इनकम टू बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेशनल गोल ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज, हमने सीधा क्वेश्चन में से ये लाइन उठा ली और फिर अब हम आंसर लिखेंगे। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। सेकेंड पॉइंट हो गया, ये मेन आंसर है हमारा। इस वाले पार्ट का मेन आंसर ये हो गया कि किस चीज के बेसिस पर ये सोच हमने बनाई है कि मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। ज्यादा पैसा होगा तो आप वो सारी चीजें ले सकते हैं जो आपको चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए। Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब बचे अब बाकी के 2 पार्ट, इन पर फोकस करते हैं। क्या होती है कंट्री की इनकम? तो द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स। मतलब एक कंट्री में रहने वाले सारे रेसिडेंट्स की इनकम को ऐड कर दो तो हमें उस कंट्री की टोटल इनकम मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन अलग है। अब अलग अलग पॉपुलेशन है तो अब कैसे आप नेशनल इनकम के बेसिस पर या एक जो टोटल इनकम मिली उसके बेसिस पर कैसे कंपेयर करोगे? नहीं कर सकते, है ना। एक कंट्री में 10 करोड़ लोग रह रहे हैं, दूसरी कंट्री में 20 करोड़ लोग रह रहे हैं। 10 करोड़ लोगों की नेशनल इनकम पता चला, टोटल इनकम 20 करोड़ लोगों से ज्यादा है। कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि उससे एवरेज पता नहीं चल रहा है ना। तो एक एवरेज पर्सन कितना कमा रहा है वो उससे पता नहीं चलता, इसीलिए हम टोटल इनकम के बेस पर कंपेयर नहीं कर सकते और यही इसका एक ड्रॉबैक होता है। ठीक है, तो फिर हम कैसे कंपेयर करते हैं? एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। तो अगला अपना जो क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, एवरेज इनकम की तरफ, है ना। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपेयर करता है। तो ये क्वेश्चन आ गया, हाउ डिड वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज? ठीक है, एंड व्हाट क्राइटेरिया डिड दे यूज? तो इसका आंसर तो मिल गया, एवरेज इनकम। और इसका लिमिटेशन क्या है? इस लिमिटेशन पे भी हम चर्चा करेंगे कि हम कंपेयर तो कर रहे हैं एवरेज इनकम की बेसिस पर, कंपेयर करने के बाद भी उसमें कुछ कमी है, फिर क्यों कर रहे हैं कंपेयर, है ना। तो जरा इस पे फोकस करते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा, क्लासिफाई किस बेसिस पर करता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बना? इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, हर साल ये एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करेगा। कौन? वर्ल्ड बैंक। क्या करते हैं ये? पर कैपिटा इनकम का यूज करते हैं टू क्लासिफाई कंट्रीज। ठीक, अब क्या इनका क्राइटेरिया है? ये हमने 2023 का डेटा लिया है। हो सकता है आपके पास जो बुक है वो पिछला पब्लिकेशन हो, तो ये चेंज हो सकता है कि आपको ये डेटा जो है ये अलग मिले। तो अभी लेटेस्ट डेटा जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसमें हमको ध्यान रखना है 2023 का डेटा दिया हुआ है, तो यही हमको याद करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, दोज कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $63,400 पर पर्सन पर एनम से ज्यादा हैं वो रिच कंट्रीज कहलाती हैं, और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $2,400 पर पर्सन पर एनम से कम है वो लो इनकम कंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो आएंगी वो मिडिल इनकम कंट्रीज आएंगी। अब इसी के बेस पर आपको कोई एमसीक्यू बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इंडिया की बात करें
तो 2023 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी $10,030 पर पर्सन पर एनम। ये एवरेज है, ये एक्चुअल नहीं है ना। इसके बेसिस पर देखें तो हम आते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज में, उसमें भी लोअर मिडिल इनकम, क्योंकि इसमें भी अपर मिडिल इनकम होगा एंड लोअर मिडिल इनकम होगा। तो इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब बाकी के पॉइंट्स है ना कि इसका ड्रॉबैक क्या है, क्यों हम इस पे कंपेयर करते हैं लेकिन कुछ परेशानी आती है ना। तो रिच कंट्रीज की हमने बात कर ली भाई, रिच कंट्रीज को ही हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। ऑल्दो कुछ उसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज या जो स्मॉल कंट्रीज हैं उनकी पर कैपिटा इनकम $63,400 से ज्यादा है, बट हम उनको डेवलप्ड नहीं बोलते। बाकी की जो रिच कंट्रीज हैं उनको डेवलप्ड बोला जाता है। अब क्या कमी है एवरेज इनकम में, जरा उस पर फोकस करते हैं। क्या कमी है? डिस्पैरिटीज हाइड कर देता है एवरेज। तो कंपैरिजन के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इससे डिस्पैरिटीज पता नहीं चलती हैं, इसीलिए इसको हम लिमिटेशन मानते हैं एवरेज इनकम का। ठीक है, अब ये लिमिटेशन के ऊपर ही अगला क्वेश्चन बना लेते हैं कि एवरेज इनकम जो है ये यूजफुल है कंपैरिजन के लिए, लेकिन ये डिस्पैरिटीज को हाइड करता है। इसी स्टेटमेंट को दे देंगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो कैसे करेंगे? तो हमें याद है दो कंट्रीज का एग्जांपल लेना है, एक टेबल दी हुई है आपकी नोटबुक में, उसको हमने थ्योरी बेस पर लिख लिया है तो हमारा पॉइंट्स बन गए, है ना। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो पहले हमने वैसे ही स्टार्ट किया अपना आंसर, है ना। अब कैसे? लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज, हमने ए और बी ली और हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये अज्यूम कर लिया कि उसमें से 5 सिटीजन्स हैं। उन 5 सिटीजन्स की हमने एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम यहां पर लिख दी, 3 पॉइंट इसी में बन गए। ठीक है, अब बाकी के 2 पॉइंट्स में हमने कंपेयर कर दिया कि दोनों की एवरेज इनकम देखें तो 10,000 ही आ रही है ना। यदि इस एवरेज इनकम के बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे तो हमें लगेगा दोनों कंट्री में लेवल ऑफ डेवलपमेंट सेम है, बट क्या एक्चुअली में सेम है? देखो हमको यहां पर क्लियरली दिख रहा है, यहां पर ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है एज कंपेयर टू द सेकंड कंट्री, है ना। तो यहां पर हमने कंपैरिजन में यही लिखना है कि कंट्री ए हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कंपेयर टू कंट्री बी, व्हिच वी आर नॉट एबल टू सी इन द एवरेज इनकम। इसमें नहीं दिख रहा था ये चीज, तो ये इसका ड्रॉबैक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं, है ना। अब ये डेफिनेशंस आपको अलग अलग 2-2 मार्क में भी पूछी जा सकती हैं, या 5 मार्क में एक साथ एक सिंगल क्वेश्चन बना के पूछी जा सकती हैं, है ना, या एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। तो जरा अब इन डेफिनेशंस पर फोकस करते हैं, हर एक के बारे में अपन समझते हैं कि क्या अपन को लिखना है ना। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम, ये सबसे पहले आया था। क्या होती है? पर कैपिटा इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। सिंपल मैथमेटिक्स है ना। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो 1% की इनकम निकल आएगी। फिर बात करते हैं अपन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, ये भी बार बार पूछा जाता है। यहां हम देख रहे हैं कि इनकम के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में पता करने के लिए, है ना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में हम मानते हैं। क्या होता है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। एक साल में 1000 बच्चे यदि पैदा हुए तो उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र कंप्लीट करने से पहले मर गए, वो होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। तो इसके बेसिस पर भी कंट्री के डेवलपमेंट को हम जज करते हैं। फिर आते हैं लिटरेसी रेट। क्या होती है? 7 साल या उससे ज्यादा एज ग्रुप में कितने लोग लिटरेट हैं। मान लीजिए टोटल 100 करोड़ लोग हैं इस एज ग्रुप में, 7 साल से ज्यादा वाले में, और उसमें से 80 करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, तो लिटरेसी रेट 80% हो जाएगी ना। तो लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर्स एंड अबव। ठीक, फिर आते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो पर। यहां पर भी थोड़ा सा चेंज है। कुछ पुरानी बुक्स हैं जिसमें ये 14-15 साल का ये दिया हुआ है, जो नई बुक्स हैं उनमें ये 15 से 17 साल हो गया। हमने क्राइटेरिया मतलब गवर्नमेंट ने इसको और बढ़ा दिया है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? इस एज ग्रुप के जो टोटल बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं ना। तो नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 years अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। ये हो जाएगा हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो।
ठीक, फिर आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये क्या होता है? ये होता है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ उस समय क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो कितने साल जिंदा रहेगा। अब जितने सारे बच्चे पैदा हुए उन सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाल के उसका एवरेज निकाल दिया तो वो कंट्री की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है बॉडी मास इंडेक्स। ये जनरली हम न्यूट्रिशनल लेवल चेक करने के लिए यूज करते हैं कि जो बच्चा है वो माल न्यूट्रिशियस तो नहीं है, ओवरवेट तो नहीं है ना। हेल्दी का एक क्राइटेरिया होता है। तो हमने कैसे निकाला बॉडी मास इंडेक्स? हमने वेट लिया किसी पर्सन का किलोग्राम्स में और उसको हमने डिवाइड कर दिया स्क्वायर ऑफ द हाइट से, लेकिन हाइट लेना है मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में नहीं चलेगी, है ना। तो मीटर्स में हमने हाइट ली और उसको हमने उससे डिवाइड कर दिया पर्सन के वेट को, तो जो नंबर मिला वो बॉडी मास इंडेक्स होता है। अब ये एज ग्रुप के हिसाब से वेरी करता है ना। मान लीजिए एक अडल्ट की बात करें, यदि ये बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम आया मतलब कि वो माल न्यूट्रिशियस है, और यदि ये 25 से ज्यादा आया यानी कि वो ओवरवेट है। ठीक है ना। तो ये बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। ये डेफिनेशंस हमको याद रखनी है, ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक, अब इन्हीं चीजों के बेस पर एक क्वेश्चन आता है। हमने एक टेबल पढ़ी थी जिसमें केरला, हरियाणा और बिहार को कंपेयर किया गया था, है ना। तो इसमें हमने देखा था कि केरला की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत लो है और लिटरेसी रेट जो है वो बहुत हाई है। तो क्वेश्चन ये आता है ऐसा क्यों, जबकि यहां पर कैपिटा इनकम कम है। हमने पढ़ा था ज्यादा इनकम मतलब कि ज्यादा सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। यहां पर कैपिटा इनकम हरियाणा से कम है लेकिन बाकी सारी चीजों में ये हरियाणा से आगे था। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, जरा इस पे बात करते हैं। तो क्या आंसर लिखेंगे भाई, क्यों है ऐसा? क्योंकि यहां पर हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं और वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हैं, है ना। मतलब पब्लिक फैसिलिटीज यहां बहुत अच्छी हैं। यहां बहुत पॉइंट याद रखना है, मेन आंसर क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है ना। तो केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड अ हाई लिटरेसी रेट इवन दो the per capita income is comparatively low because government has provided better public facilities like basic health and education। ठीक है, क्लियर है ये। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। क्या है आंसर इसका? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? डेफिनेटली यस। तो उसको जस्टिफाई करें, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू जस्टिफाई करना होगा। तो कैसे आंसर फ्रेम करेंगे? यस, आई एग्री दैट मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। वी कैन अंडरस्टैंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट और एंश्योर दैट यू गेट अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन। अनअडल्ट्रेटेड मतलब जिनमें मिलावट ना हो। अडल्ट्रेशन का मतलब यहां पर होता है मिलावट करना, है ना। तो ये चीजें हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हमारी पूरी सोसाइटी जो है ना वो शिफ्ट ना हो जाए या इस तरीके का एनवायरनमेंट के लिए काम ना करे, है ना। ठीक है, तो ये हमें तभी मिलेगा जब वी कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दीज थिंग्स। क्लियर है ये चीज। दूसरा एग्जाम्पल, मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेज। इसमें भी पूरी कम्युनिटी का रोल होता है ना। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। जैसे हमने कोरोना में देखा, लॉकडाउन लग गया, सबने प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए तो वो उतना लेवल पर नहीं फैल पाया, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो that collective provisions of goods and services is cheaper than individual provision। मतलब यदि कोई गुड्स या सर्विसेज हम बल्क में प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू जब हम उनको एक इंडिविजुअल लेवल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन, है ना। जैसे कि हम एक स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ना चाहते हैं। यदि मान लीजिए सिर्फ आप अकेले ही पढ़ना चाहते हो और कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो क्या गवर्नमेंट वहां पर स्कूल प्रोवाइड करेगी या कोई प्राइवेट कंपनी वहां पर स्कूल प्रोवाइड करेगी? नहीं करेगी, है ना। तो वी आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी एंड बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स
and provide other facilities so that all children have a chance to study. समझ गए? So एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा हम एग्जाम्पल बात करते हैं सिक्योरिटी की। पूरे सोसाइटी के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना सस्ता पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल के लिए? डेफिनेटली सोसाइटी जब कलेक्टिवली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी तो वो हर एक इंडिविजुअल के लिए सस्ता पड़ेगा, और इंडिविजुअल खुद अपने लिए सिक्योरिटी अरेंज करेगा तो वो महंगा पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से हम ये समझा सकते हैं, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक जिस बेसिस पर कंपेयर करते हैं कंट्रीज को, उसमें क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको 3 मार्क के हिसाब से हमने प्रिपेयर किया है। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम यूज करता है ना? अब पर कैपिटा इनकम जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करती है, तो 2 पॉइंट ये बन गए। ये पर कैपिटा इनकम यूज करता है, ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करती है, और इसमें डिस्पैरिटीज हाइड हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन उसी में हमने देखा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, ये कैसे करता है? ये पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स भी यूज करता है। हेल्थ के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन के लिए लिटरेसी रेट, ठीक है ना? और ये ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है, तो इसमें जो डिस्पैरिटीज है वो हाइड नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? कैसे आंसर लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 1950s के बाद, बहुत सारे साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं। क्या वार्निंग दे रहे हैं? दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, सो द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, अभी और पॉइंट्स मिलेंगे, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम अवर फोरफादर्स और एंसेस्टर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन। तो जब उधार लिया है तो उनको लौटाना पड़ेगा, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ग्राउंड वाटर का एग्जांपल ले लिया कि एक सस्टेनेबल, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसको ओवर यूज कर सकते हैं, है ना? ये रिप्लेनिश हो जाता है बारिश से, लेकिन जितना रिप्लेनिश हो रहा है उससे ज्यादा हम हर बार यूज कर रहे हैं, तो वो ओवर यूज हो जाएगा, और ये रिन्यूएबल रिसोर्स जो है ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगा। समझ गए बात को? और एग्जांपल ले सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल ले ले, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, हमें मालूम है अगले 40-50 सालों के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना? तो अगले 40-50 साल में ये खत्म हो जाएंगे, तो हमको इनको सही से यूज करना। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। एक व्यक्ति यदि पोल्यूशन कर रहा है तो उसका असर सब पर होगा, ऐसा नहीं है कि उसका असर सिर्फ उस जगह पर हो, है ना? तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, ये नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। द इश्यू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. That is why issue of sustainability is important. तो ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तो ये जो हमने 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़े हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आने वाले हैं वो इन्हीं 15 क्वेश्चन में से ही होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको आने हैं इकोनॉमिक्स में, आप देखिएगा पैटर्न जो है 6 MCQs आने, 3 क्वेश्चन आपको आने हैं 3 मार्क्स वाले, और 1 क्वेश्चन आना है 5 मार्क वाला। तो हमको प्रिपरेशन उसी तरीके से करना है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स लाने 20 आउट ऑफ 20। इस वीडियो को अच्छे से देखें, जो आंसर्स हमने लिखे हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है? श्योरली आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।